हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त है, स्वस्थ हैं और पढ़ाई एग्जाम की तैयारी शानदार तरह से कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले मैथ के सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगा। तो एक भी क्वेश्चन को मिस ना करना, ठीक है। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज के सवालों को, ठीक है। और सभी को शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन से मैं हर एक को समझा भी दूंगा और इससे संबंधित एग्जाम में सवाल आप लोग को जरूर देखने को मिलेंगे। रिवीजन कर लीजिए और आज शाम को एक महातांडव 100 सवालों का मैराथन महातांडव होने वाला है। चाहे 2 घंटा लगे 3 घंटा लगे, क्लास चलेगा और उसको देख लोगे ना भाई, एक भी एग्जाम में फिर क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज शाम को 6 बजे या 6:30 बजे शुरू होने वाला है। आप लोग डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल है, उसमें लिंक दिया है, जुड़ जाओ, सारा चीज जानकारी मिलेगी। चलिए देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। किसका? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे करते हैं, तो ऐसे पांच किसका भाई 510 है ना। सबसे पहले 510 को ले लो आप, भाई किसको ले लो 510। चलो सर 510 लिख दिया। अब क्या करें? अब इस तरह से दो को घंटा दे दो। अभाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि यही है। अब किससे जाएगा? देखो सबसे पहले अभाज्य संख्या से देना है, दो से। तो 2 दूनी 4, एक बचेगा ना 5 में, तो 11 हो जाएगा। 2 × 5 = 10, एक बचेगा 10 हो जाएगा। 2 × 5 = 10। फिर 2 से जाएगा, नहीं जाएगा सर क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से चल जाएगा। 3 × 8 = 24, एक बचा 15 हो जाएगा। 3 × 5 = 15। फिर 3 से जाएगा, देखो तो 3 सब नहीं जाएगा। अब 5 से दे तो नहीं जाएगा, तो 5 × 5 हो जाएगा। कितना बचा? 8 में 5 गया तो 3, तो 35 हो जाएगा। 5 × 7 = 35। फिर 17 से देना है तो 2, नहीं दोना तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? यानी 510 बराबर हो रहा है क्या? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ये हो गया। दोनों का एचसीएफ निकालने के हम दोनों निकालना पड़ेगा ना, तो उसके बाद 92 निकाल लेते हैं। 92 का 92 का क्या है देख लो। ये हो जाए 2 चौके 8, एक बचा 2 चौके 12। फिर 2 से दे दो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। फिर 2 से, अब 2 से नहीं जाएगा सर, तो किससे जाएगा? किसी से नहीं जाएगा, सिर्फ 23 से जाएगा। 23 से कम 23। 92 बराबर लिख सकते हैं 2 × 2 × 23। अब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। मैंने आपको पहले ही कहा था कि एचसीएफ बराबर होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज्यादा जो कॉमन होगा। तो 2 और 2 एगो दिख रहा है तो लिख दो 2। और दिख रहा है क्या? और इसमें 2 नहीं है, नहीं तो फिर 2 एगो है, कॉमन आ जाता। और कुछ कॉमन दिख रहा है सर, और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है दोनों में। सर इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, 5 नहीं है, इसमें 17, इसमें 17 नहीं है, इसमें 23 है, इसमें 23 नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है। और यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना कर दोगे, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 नंबर आपको खाते में ऐड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाँ, ये सवाल बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है और लगभग एग्जाम में हर एक बार पूछा ही जाता है ये वाला, तो जरूर इसको देख लो। क्या बोल रहा है? यदि बिंदुओं, और बहुत सारे बच्चे इसको गलत भी कर देते हैं, लेकिन आसान है कितना, देखो। यदि बिंदुओं Q और P, यदि बिंदु बोले Q जो है ना, बिंदुओं P और R से समदूरस्थ हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब बोला है जो बिंदु Q है, मान लो जो बिंदु क्या है Q है, ये किससे, ये P से भी जितना दूरी पर है उतना ही दूरी किससे है? R से है। मतलब ये क्या हो जाएगा भाई? PQ बराबर क्या हो जाएगा? QR। ये दूरी समान हो जाएगा, होगा ना। तो P का जो वैल्यू दे दिया कितना? 5, -3 दे दिया है, ठीक है। आर का जो दे दिया है भाई x,6 दे दिया है। आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बस समझाने के लिए कह दे रहा हूँ। 0,1 दिया है। अब देखो क्या बोल रहा है ना कि Q जो है P से जितना दूरी पे उतना ही दूरी R से। साफ साफ बोला कि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का अर्थ होता है समान दूरी पे है। अब समान दूरी पे है भैया, तो लिख सकते हैं ना कि PQ बराबर QR। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या? PQ बराबर QR, लिख सकता हूं। अब बस दूरी सूत्र लगाओ, क्योंकि दूरी सूत्र में क्या हो जाता है? रूट हो जाता है। √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर? दोनों तरफ स्क्वायर मतलब वर्ग होता है ना, तो वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? देखो इधर भी पी क्यू का स्क्वायर कर दो, अब इधर क्यू आर का स्क्वायर कर दो। बस अब लगाओ, फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि दूरी सूत्र सेम होगा, इधर भी क्या होगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर। हाँ, वैल्यू खाली बदल जाएगा, y2 - y1 का होल। ठीक है। अब देखो पी क्यू, तो पहले p आ रहा है बाद में q आ रहा है ना। पहले p आ रहा है बाद में q आ रहा है। देखो यहाँ पर q है बाद में,
तो ये हो जाएगा पहले वाला x1 y1 और क्यू बाद वाला x2 y2। मैं ऐसे ही लेके चलता हूं, पहले वाला x1 y1 बाद वाला जो आएगा x2 y2। तो p q, p में हो जाए x1 y1, q में होगा x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 5 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस, और y1 का क्या है -3 और इसका होल स्क्वायर बराबर। अब किस में आ जाएंगे, क्यू आर में। तो क्यू और आर, क्यू पहले आ रहा है ये x1 y1, आर बाद में आ रहा है तो x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाए 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बस अब क्या करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो और आपके सामने आंसर हाजिर हो जाएगा। और भैया ये बता दूं दिक्कत की बात, इतना करने के बाद इसमें आपको 2 नंबर मिलेगा, लेकिन भाई 2 नंबर भी कम होता ही क्या, देख लो इसको, 2 नंबर आराम से मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 माइनस 5 तो यहाँ -5 ही होगा ना, तो उसका स्क्वायर हो गया प्लस देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 है माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 3 है उसका होल है ना, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 6 में 1 गया तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस 1 और 3 4 का स्क्वायर हो जाएगा और x का स्क्वायर और प्लस 5 25 25 हो जाएगा। तो भैया इधर भी 25 उधर भी 25 काट सकते हो या फिर जाके माइनस भी कर सकते हो, यानी 4 चौके 16 बराबर क्या हो जाए x का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर बराबर सर 16 हो जाएगा। यानी सर अगर मैं x का मान निकालना चाहूं तो √16 हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा। अब 16 का जब रूट से निकालोगे, चूंकि ये द्विघात समीकरण क्या बोलते हैं एक्स स्क्वायर वाला है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर x का 2 को वैल्यू निकलेगा। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि आपको पूछा x का मान, तो x का मान प्लस और माइनस में 4 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, बस इतना कर दोगे आपको नंबर मिल जाएगा। तो हो सकता है कि भले इसका डाटा बदल जाए, डेटा बदल जाए, बट क्वेश्चन इस प्रकार से छपता है एक। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मान निकालिए। और इस प्रकार का मान निकालने वाला तो एक क्वेश्चन समझो छप गया है एग्जाम में। ठीक है, हाँ इसका प्रूफ का जो है ना 8.4 का एक अलग से वीडियो आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, उसको देख लेना है। ठीक है, तो साइन 60 है, तो साइन 60 का वैल्यू पता है कितना होता है, तो सर साइन 60 का √3/2 होता है। चलो बहुत बढ़िया, कुछ नहीं है मतलब गुना है तो इंटू। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है सर, इसका भी √3/2 ही होता है। प्लस है तो प्लस दे दो। फिर साइन 30, तो साइन 30 का सर 1/2 होता है और इंटू कॉस 60 का भी 1/2 होता है। क्लियर है, अब क्या करेंगे, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 और 2 दूनी हो जाएगा 4 प्लस 1 एकम 1 और 2 दूनी हो जाएगा 4। तो 4 और 4 का एलसीएम बेटा 4 ही हो जाएगा। 4 एकम 4 एक बार में तो 3 एकम 3, फिर 4 एकम 4 एक बार में तो 1 कम 1। भाई ये सब क्वेश्चन जो नहीं देखोगे ना एग्जाम में जाके पछताओगे, फिर बोलोगे सर विकास सर ने तो बताया था बट हम ही ने ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार इंग्लिश में फोड़े हो, फोड़ना चाहते हो तो पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, चलो। और हम लोग जानते हैं, हम लोग मेहनती बच्चे हो, रिवीजन करते हो। ठीक है, रिवीजन करो, खुद से भी करो, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं उसको जरूर देखो। ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो गया। कितना अच्छा है, कितना आसान है। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई अब बराबर होती है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, क्या आपको कोई एक वृत्त दे दिया है, गुल्ला दे दिया है इस प्रकार से, और बोला इस वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से हम लोग अगर, तो इसका बाह्य बिंदु मैं मान लेता हूं ये वाला है, तो यहां से अगर कोई भी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं बेटा, जैसे इस प्रकार से ये एक स्पर्श रेखा हो गया, और एक करेंगे और एक करेंगे और एक करेंगे, ये एक स्पर्श रेखा, ये अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो क्या होगा, तो इसकी लंबाई बराबर होगी किसकी, ऊपर वाला और नीचे वाला। ठीक है, तो मैं इसको सजाता हूं भाई, बाह्य बिंदु P मान लेता हूं, इसको A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं, ये केंद्र है, केंद्र से इसको मिलाएंगे हम, टिंग 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 टिंग। अब यहां से एक ऐसा खींच देंगे। क्लियर है, इसको O नाम। हमें क्या सिद्ध करना है कि PA बराबर PB, क्योंकि वही तो स्पर्श रेखा है। वृत्त पर स्पर्श रेखा क्या है, बाह्य बिंदु P है, वहां से स्पर्श रेखा PA, अब P से इधर स्पर्श रेखा PB, तो इन दोनों की लंबाई अब बराबर दिखाना है, यानी PA बराबर PB दिखाना है। क्लियर है, तो अब क्या करें देखो हम, तो लिख देंगे हमें जो दिया है सबसे पहले लिख देना, हमें क्या दिया है, हमें O केंद्र वाला, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें O केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा, एक वृत्त दिया गया है, वृत्त दिया गया है में बाह्य बिंदु में, बाह्य बिंदु क्या है भाई, P है, P से PA सब PB
पीए तथा पीबी वृत्त पर, किस पर, वृत्त पर दो वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची गई है, वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची गई। क्लियर है। अब देखो का करी हम, अब देखो का करी। अब अब कैसे ये बराबर का समझ लो, कितना आसान है भाई। अभी तक मैंने कुछ किया, जो दिया है वही लिखा। क्या दिया, एक वृत्त बनाइए, उस पर दो स्पर्श रेखा खींचिए, सिंपल सा। और बस मैंने खुद से क्या किया कि पी से ओ को मिला दिया, ये खुद से किया। इसको मैं क्या बोलता हूं सर, इसको मैं रचना बोलता हूं। रचना में क्या किया सर, पी से ओ को मिला दिए। भाई दोनों में प्रेम था, क्या दिक्कत है, मिला दिए तो। प्रेम रहेगा तो मिलाना जरूरी होता है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, अब क्या करेंगे, दो त्रिभुज पीएओ और पीबीओ को अगर मैं सर्वांगसम दिखा दूं तो क्या इसका हर एक संगत भाग बराबर नहीं हो जाएगा। अरे जरा याद करो 9th क्लास को, जब हम लोग दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाते थे तो उसका हर एक भाग आपस में बराबर हो जाता है। और नहीं तो समझ लो, अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा ना तो हर एक चीज आपस में बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगी, ये कोण इसके बराबर हो जाएगी, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, सब बराबर हो जाएगा आपस में, सब अगर सर्वांगसम होगा तो बस क्या काम करना है, पीएओ और पीबीओ को सर्वांगसम दिखा दो। तो लेते हैं त्रिभुज पीएओ और पीबीओ में। ठीक है, तो त्रिभुज पीएओ और भुज पीबीओ में, पीएओ में और पीबीओ में क्या बराबर है, तो भाई पीओ बराबर पीओ, पीओ बराबर पीओ। सबसे पहला मिल गया हमें, क्या मिल गया सर, ये तो उभयनिष्ठ मिल गया सर। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में होता है। तो पीओ देखो, पीएओ में भी पीओ है और पीबीओ में भी पीओ, दोनों में कॉमन है। और क्या करेंगे सर, और आपका हो जाएगा हाँ, ये भुजा बराबर हो गया। अब ये देखो, ये जो है ना आपका ये भुजा भी बराबर हो जाएगा, कौन वाला, ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा, क्योंकि क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओ ए, सॉरी ओ ए, ये क्या है भाई, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, एक मिनट रुक, क्लियर है, एक मिनट रुक जाओ। हम्म, बस रुक जाओ थोड़ा सा भाई। चलो ठीक है, देखो क्लियर है, ये भागने के नहीं है, देखो। ठीक है, ये दो चीज हो गया। अब देखो ये क्या हो गया, ये भुजा ये भुजा। और हम लोग जानते हैं ये क्या, ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहां पर समकोण है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा अगर किसी दूसरे समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होता है। भाई एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण क्या, चूंकि ये 90 डिग्री है तो ये एक लंब और एक आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये बेटा कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण और एक भुजा, इस त्रिभुज में भी कर्ण यही है और एक भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। कौन नियम से, RHS, राइट हाइपोटेनस साइड। फिर से समझ लो, जो पीएओ में कर्ण क्या है, पीओ है, और भुजा क्या है, ओए है। पीबीओ में कर्ण क्या है, पीओ ही होगा, भुजा क्या है, ओ बी है ना। तो कोई भी एक बराबर हुआ ना, कि ये कर्ण इसके बराबर हो गया, ये भुजा इसके बराबर हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो लिख देंगे त्रिभुज पीएओ सर्वांगसम त्रिभुज पीबीओ कौन नियम से, तो लिखेंगे RHS, सॉरी RHS सर्वांगसमता। क्या भाई, RHS सर्वांगसमता नियम से। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गया तो हर एक भाग आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिख दो पीए बराबर पीबी। क्यों बराबर हुआ भाई, सीपीसीटी। सर सीपीसीटी क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हिंदी में बोले तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, इसलिए उसका संगत भाग यानी पीए बराबर पीबी भी बराबर हो जाएगा। बस इतना करना है, आपको 3 नंबर हंसते खेलते दे देगा एग्जामिनर। अब देखो, काजल कोई लड़की है, एक सिक्के को एक बार उछालती है तो निम्न प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक चित और एक पट, एक चित और एक पट। ठीक है, तो भाई कोई भी सिक्के को जब उछालोगे तो क्या आ सकता है,
एक बार उछालोगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यही नहीं आएगा। मतलब कुल परिणाम कितना हो जाएगा भाई, जो कुल परिणाम है, कुल परिणाम कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। आपको पहला सवाल क्या बोला है, प्रायिकता निकालना है किसका, एक चित्त का, एक चित्त का। तो हम लोग देखेंगे चित्त आने की संख्या, चित्त कितना बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है ना, तो लिखेंगे चित्त आने की, जिसका प्रायिकता बोल रहा है उसकी संख्या, तो चित्त आने की संख्या, किसकी संख्या भाई, चित्त आने की संख्या, और बटा किसकी संख्या, बटा कुल संख्या, बटा कुल संख्या। तो चित्त कितना बार आया, देखो एक ही बार है ना, तो एक, कुल संख्या कितना है, 2, तो हो गया। उसी प्रकार आप पठ निकालोगे, क्या निकालोगे, पठ, तो बी नंबर में प्रायिकता किसका, एक पठ निकालने का, एक पठ, तो पठ आने की संख्या, पठ आने की संख्या, और बटे क्या हो जाएगा, कुल संख्या, बटे कुल संख्या। तो पट कितना बार, वो भी एक ही बार आ रहा है देख लो, ठीक है, और बट्टा कितना हो जाएगा, कुल कितना है भाई, कुल तो 2 ही है ना, तो 1/2 इसका भी आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, इतना करोगे 3 नंबर फिक्स, ठीक है। तो ग्राफीय विधि वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ का एक अलग से वीडियो आएगा ग्राफ का, अगर चाहते हो तो, क्योंकि बहुत आसान है और बहुत आसान को 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो चाहते हो एक अलग सा वीडियो में ग्राफ का बता दूंगा, आप लोग कमेंट करके बोलना, ठीक है। चलो मैं इसको भी नहीं बताता हूँ, ग्राफ का स्पेशल 1-2 क्वेश्चन बता दूंगा। ये देखो एपी में ए बराबर 7 दिया है, ए 13 यानी 13 पद, 13वां पद 35 दिया है, और डी और एस 13 निकालना है। क्या निकालना है, डी और एस 13। तो भाई देखो कितना आसान है, ए 13 बराबर दे दिया है कितना, 35, ए 13 बराबर कितना दिया है, 35। तो ए 13 को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस कितना डी जी, 12 डी बराबर 35। क्लियर है, ए का वैल्यू हो गया 7 प्लस 12 हो गया डी, डी का वैल्यू निकालना है ना, देखो बराबर 35। तो 12 डी बराबर हो जाएगा 35 माइनस 7, तो 12 डी बराबर हो जाएगा 35 में 7 गया तो 28 हो जाएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 28 बटा में 12। ये कट सकता है क्या किसी से, बिल्कुल कटेगा सर, 4 तिया 12, 4 सते 28, यानी जो डी का वैल्यू आएगा ना, आएगा 7/3, क्या 7/3। अच्छा जी, डी का निकल गया, अब क्या निकालना है, S13 निकालना है। चलो लिखो फॉर्मूला S13 का, S13 यानी SN, तो क्या होता है फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d, ये लगा सकते हो, ठीक है, या फिर a प्लस an भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी, a प्लस an वाला भी लगाओगे, छोटा का फॉर्मूला लगाओगे ना, इसका छोटा भाई है ईगो, पता है कि नहीं पता है, इसका छोटा भाई है ईगो, छोटा भाई को लगा दो n/2 इंटू a प्लस an। अब सर an है तो n की जगह पे क्या लिखेंगे, अरे S13 है, SN होता है ना, यानी n की जगह पे 13, तो n की जगह पे 13 बैठा दो बटा 2, ए का वैल्यू तो पता ही है कितना है 7, अब प्लस ए और एन की जगह पे 13। तो भाई ए 13 का वैल्यू तो दे दिया है आपको, नहीं दिया है क्या, सर दिया है ना, ए 13 का देखो कितना दिया है, ए 13 का दिया 35, बैठा दो, हो गया 13/2, और 7 और 35 जोड़ोगे ना तो 7×5 7 42 हो जाएगा, कितना हो जाए 42। तो काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 13 गुना 21 हो जाएगा, 21 को 13 से गुना करो, आपके सामने आंसर आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कम 1 1 दूनी 2, 3 7 2, 273, तो 273 इसका आंसर हो। कोई दिक्कत था क्या, तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, और अगर नहीं बनाओगे ऐसा ऐसा क्वेश्चंस तो भाई क्या ही करेंगे ना, इसलिए बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, समझ जाओ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द्विघात समीकरण, और ये सबसे आसान और सबसे ज्यादा नंबर देने वाला क्वेश्चन, और इस वीडियो में हर एक चीज को बता रहा हूं बारीकी से, तो जो यहां तक देख रहे हो ना, आप लोग सच में पढ़ने के लिए जुनून और जज्बा रखते हो। कहते हैं ना, जब गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। देखिए कैसे करोगे इसको, बस समझ जाओ ना, कोई भी सवाल आएगा इससे समझ ढूंढ दो, और एक सवाल छप चुका है, लिख के ले लो बॉन्ड पेपर में, देखो क्या होगा इसका। द्विघात समीकरण दिया है, तो सबसे पहले द्विघात समीकरण को लिख लेता हूं, क्या है 3x का स्क्वायर, में पूरा प्रोसेस बता रहा हूं, आप पहले करे हो तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं करे हो तो सीख जाओगे, ठीक है। कोई ये द्विघात समीकरण होता है ना, किस रूप में होता है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, नहीं पहले वाला जो वैल्यू होता है ना, वैल्यू उसका 3 होता है, ये a का मान, उसके बाद को b लिखते हैं, b का वैल्यू क्या है, माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, और क्या 5 है, प्लस में तो प्लस लिखेंगे, c का वैल्यू कितना है 2 है, बस। आपको क्या बोला है, सबसे पहले विविक्त कर निकालो, विविक्त कर डायरेक्ट निकालने के लिए आ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी, तो विविक्त कर निकालना है, मतलब क्या निकालना है, डी निकालना है, तो डी बराबर सर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, बस लगा दो b का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर,
-4, ए का वैल्यू हो गया 3 और सी का वैल्यू हो गया 2। क्लियर है? तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, -4 × 12 दूनी 24 हो जाएगा। 25 में 24 हो गया तो 1 आ गया। क्लियर है? अब मूलों की प्रकृति, अब मूल क्या होगा, वास्तविक है, समान है, क्या है? तो चूंकि डी का वैल्यू वही आ गया, क्या लिखेंगे, चूंकि डी इज ग्रेटर देन 0। 0 ग्रेटर देन मतलब क्या, 1 से बड़ा है, तभी तो मतलब 0 से बड़ा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक, मूल वास्तविक और असमान। क्लियर है? अब बस मूलों को निकाल लो। मूल क्या हो गया, प्रकृति क्या हो गया, मूल वास्तविक और असमान। अगर डी बराबर 0 होता तो मूल वास्तविक और समान हो जाता। अगर डी माइनस में आता यानी 0 से छोटा होता, लेस देन 0 होता, तो मूल काल्पनिक होता, यानी मूलों का कोई अस्तित्व तो नहीं होता और मूल आगे हम निकालते भी नहीं, यहीं पे रुक जाता। ठीक है, लेकिन 0 रहेगा या 0 से बड़ा रहेगा तो आगे मूल निकालना होगा। अब बोला तथा द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, किसका द्विघाती सूत्र का, तो मैं लिखूंगा द्विघाती सूत्र। कौन सूत्र से भाई, तो द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र। ठीक है द्विघाती क्या हो जाएगा, देखो द्विघाती सूत्र से एक्स बराबर होता है भाई -b प्लस माइनस √d बट्टा में हो जाएगा 2a। ये द्विघाती सूत्र हो जाता है। माइनस और b का वैल्यू क्या देखो, -5 है ना, तो बैठा देंगे -5। कितना आसान है देखो आप, बस इतना आसान, और 5 नंबर मतलब ये चलो अच्छा ही है ना। प्लस माइनस √d, d का वैल्यू कितना है सर, 1 है तो 1 बैठा दो भाई 2, और a का वैल्यू कितना है सर, a का वैल्यू है 3। बस, हो सकता है डेटा बदल ले, बस सवाल नहीं बदलेगा। ऐसा ही सवाल रहेगा आप लोगों को 5 नंबर वाला। तो माइनस माइनस प्लस यानी 5 हो गया, प्लस और माइनस √1 का वैल्यू 1 ही होता है, बटा 2 × 6। यहाँ पे 5 आप एक बार प्लस में वाला ले लो और एक बार क्या वाला ले लो, माइनस वाला ले लो। 5 + 1 और 5 - 1 बटा 6, एक बार प्लस वाला लेंगे एक बार माइनस वाला, तो 5 और 1 6 बटा 6 हो जाएगा, और 5 में 1 गया तो 4 बटा 6 हो जाएगा। 6 कम 6 कटिंग छटिंग, 2 दूनी 4 और 2 × 6 कटिंग छटिंग, 1 हो जाएगा, 2 बटा 3 हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका हो जाएगा। आई बात समझ में, 1 और 2 बटा 3 एक्स का वैल्यू, यानी जो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसका मूल था, मूल ज्ञात कीजिए, तो ये आपका मूल हो गया। आपका मूल क्या, सबका मूल हो गया। समझ में आया? तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन एग्जाम में छप चुका होगा बेटा, ठीक है, छप चुका होगा। और एक देख लो भाई, ये वाला बहुत आसान है। क्या बोल रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक सवाल इससे भी छपेगा 6 नंबर वाला, तो जो इंपॉर्टेंट है मैं इससे से बता दूंगा, आज 1-2 किलो और 1-2 वीडियो में बता दूंगा इसे, बाकी सब। क्या बोल रहा है, 7 मीटर ऊंचा भवन, तो सबसे पहले मैं एक 7 मीटर ऊंचा भवन बना लेता हूं। कितना मीटर ऊंचा भवन, चलो ये 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया। भवन के शिखर से यहां से एक केबल टावर, अच्छा टावर की लंबाई इससे भवन से ज्यादा ही होगा, तो चलो एक थोड़ा सा इससे लंबा मैं टावर बना लेता हूं। क्लियर है? तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है ना बेटा, ये वाला कोण, ये कोण, अच्छा इसको मैं भी चलो अच्छा सही दे देते हैं लाइन तो। ये कोण है, ये कोण, कोण दे दिया है। ये कोण कितना है, ये कोण है कितना डिग्री देखो, तो यहाँ पर समतल को भी मिला लो, ये समतल हो गया। ठीक है, तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब ये वाला जो कोण है ना बेटा 60 डिग्री का है। चलो, और ये भवन की ऊंचाई कितना है, 7 मीटर, तो ये 7 मीटर, तो यहां से लेकर के यहां तक की भी ऊंचाई क्या हो जाएगा, 7 मीटर में होगा। ठीक है, और क्या दिया है, और दिया है क्या साथी, क्या बोला है, इसके भवन से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इनके पाद का, किसका, केबल टावर के पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। अच्छा, इसका पाद ये है, इसका अवनमन कोण क्या हो जाएगा, यहां से ये वाला इस कैसे मिला देंगे, ये अवनमन कोण होता है ऐसे, यहां से ये वाला मिला दो, ये आपका क्या हो गया, अवनमन कोण हो गया। कौन वाला कोण हुआ भाई अवनमन, यहाँ से जो ये वाला देख रहे हो, ये अवनमन कोण, ये 45 डिग्री। तो भाई ये 45 डिग्री, तो आपका ये भी तो 45 डिग्री होगा ना, ये भी कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा। समझ में आया? पाद का अवनमन कोण जो होता है, अवनमन कोण ऊपर बनता है, तो ये 45 डिग्री यहां से दिख रहा है ना, तो अवनमन कोण 45 डिग्री है, और ये 45, तो ये भी 45। बस ये फिगर, इस प्रकार के क्वेश्चंस में अगर आपने फिगर बना लिया तो समझो आपने झंडा गाड़ दिया। ABC को डी नाम दे दो, इसको ई नाम दे दो। तो बस लिख देना कि CD एक क्या है, भवन है, तथा AE
ये क्या है? केबल टावर है, केबल टावर है, केबल टावर है। क्लियर है? हमें क्या इसकी ऊंचाई निकालना है, तो हमें केबल टावर, हमें केबल टावर की ऊंचाई, ठीक है, ए का मान ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला त्रिभुज लगा देते हैं, किसमें? समकोण त्रिभुज सीडीई में। दो त्रिभुज लेके दिख रहा है, एगो सीडीई एगो एबीसी। तो समकोण त्रिभुज सीडीई में, क्यों सर? क्योंकि मैं यहां से डीसी डी निकालूंगा, जितना डी आएगा बेटा उतना ही आपका सीबी हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी डी ई में, भाई इसका इसका रिलेशन तो ये पी है, तो ये बी है, पी और बी टेन थीटा में, टेन 45 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी। पी बोले तो क्या हो जाएगा? सी डी, और बी बोले तो क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, बराबर सी डी का मान हो जाएगा 7, बटा डी का जो वैल्यू हो जाएगा ना, डी ई ही हो जाएगा। यहाँ डी से क्रॉस गुना करो, यानी डी का जो वैल्यू आ गया ना बेटा, भी 7 मीटर ही भैया, यानी डी का वैल्यू भी क्या आ गया? 7 मीटर। अच्छा डी 7, इसलिए सीबी भी कितना हो जाएगा बताओ? डी 7, इसलिए सीबी भी कितना हो जाए? इसीलिए आपका सीबी का जो वैल्यू हो जाए, सीबी बोलो या बीसी बोलो, भी 7 मीटर ही हो जाएगा, क्योंकि समान तो है ना भाई। भाई खंबा खड़ा होगा, पैरेलल में ही खड़ा हो गया, मतलब जितना दूरी ये वाला है उतना ही दूरी ये वाला से होगा। फिर लगाते हैं समकोण त्रिभुज किसमें? एबीसी में। फिर समकोण त्रिभुज एबी में क्या हो जाएगा? अब की बार टेन 60 लगा दो, टेन 60 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी। क्यों 60? टेन टेन क्यों लगा रहे? क्योंकि मुझे ये चाहिए, ये दिया हुआ है ना, तो ये पी है और ये बी है इस थीटा के लिए, तो पी और बी टेन थीटा होता है, इसलिए पी बाई बी बराबर ए बी बाई क्या हो जाएगा? सी बी हो जाएगा। तो टेन 60 होता है कितना बेटा? √3 हो जाता है। ए बी का वैल्यू निकालना है हमें, और सी बी का वैल्यू दिया है 7। यहां से ए बी का वैल्यू क्रॉस गुना करके क्या हो जाए? 7√3 नहीं हो जाएगा, बराबर ए बी, मतलब ए बी का मान क्या हो जाएगा? 7√3। हमें निकालना है टावर की ऊंचाई, तो बताओ टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा बताओ? टावर की ऊंचाई जो है ना, वो ए ई होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ए ई हो जाएगा। तो ए ई बराबर क्या होगा? ए बी प्लस बी। अरे टावर ए ई जो है ए बी प्लस बी ना होगा, क्या लिखेंगे? ए बी, सॉरी लिखेंगे एक मिनट, ए बी प्लस बी। तो ए बी में है 7 और बी में क्या है? 7√3। ए बी का वैल्यू 7 कॉमन ले लो तो 1 प्लस, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 7 कॉमन लोगे तो √3 + 1, टावर की ऊंचाई हो गया 7। कर दोगे 5 नंबर पक्का मिल जाएगा। तो इस प्रकार के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग हम करवाएंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एग्जाम में जाके ढूंढ देना अच्छे से पढ़ के, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मिलेंगे, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा वीडियो में जल्द ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।